नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का फैसला टाल दिया है, जिससे इजराइल एक रणनीतिक मुश्किल में फंस गया है। इजराइल का मुख्य लक्ष्य अब भी ईरान के उत्तर में मौजूद फोर्डो नामक न्यूक्लियर साइट को तबाह करना है, जो जमीन के काफी अंदर बनी हुई है और वहां तक इजराइल के बम ठीक से नहीं पहुंच सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से इजरायली अधिकारियों को उम्मीद थी कि ट्रंप अमेरिका के उन बम वर्षक विमानों को भेजेंगे जिनमें ऐसे हथियार हैं जो इस तरह की गहराई में बने ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ट्रंप ने कहा है कि वो इस पर फैसला लेने में 2 हफ्ते तक का समय लेंगे। इससे इजरायल एक दुविधा में फंस गया है। अगर इजरायल ट्रंप का इंतजार करता है तो उसकी वायु रक्षा प्रणाली पर बहुत दबाव पड़ता जाएगा। ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है और इन्हें रोकने के लिए इजरायल के मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म होते जा रहे हैं। इससे कुछ इलाकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ रही है और बाकी जगहों पर मिसाइलें गिरने का खतरा बढ़ रहा है, चाहे वो आम नागरिकों का इलाका हो या सुरक्षा से जुड़ी कोई जगह हो। इजरायल का हवाई इलाका बंद है और आर्थिक गतिविधियां भी ठप पड़ी हुई हैं। युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका आर्थिक नुकसान भी होगा। जल्द युद्ध खत्म होगा तभी फ्लाइट्स और कारोबार सामान्य होंगे। शुक्रवार का सबसे बड़ा सवाल है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर हमले को लेकर फैसला अगले 2 हफ्तों में करेंगे, लेकिन क्या यह फैसला उससे पहले आ सकता है? दिलचस्प बात यह है कि इजरायल पर ईरान के मिसाइल हमले के बावजूद तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट में तेजी बनी हुई है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान से कि वो 2 हफ्तों तक फैसला नहीं लेंगे, निवेशकों को थोड़ी राहत मिली है। इससे उम्मीद बनी है कि अमेरिका इस युद्ध से डिप्लोमेटिक तरीके से बचने की कोशिश कर सकता है। लेकिन असली चिंता ये है कि अगर अमेरिका जंग में कूदा तो तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। इससे महंगाई और भी बढ़ेगी और फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का केंद्रीय बैंक ब्याज दरें और बढ़ा सकता है। वहीं यूरोप में शेयर बाजार ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के S&P 500 फ्यूचर्स नीचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमत लगभग 2.5% गिरकर $77 प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं। हालांकि जून महीने में तेल की कीमतें 20% बढ़ी हैं, जिससे महंगाई की चिंता बढ़ गई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ये फैसला करेंगे कि इजरायल ईरान संघर्ष में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल होगा या नहीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि इस मामले में बातचीत की पर्याप्त संभावना है। कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का सीधा संदेश है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निकट भविष्य में ईरान के साथ वार्ता की एक महत्वपूर्ण संभावना है, चाहे वो हो या ना हो। मैं अगले 2 हफ्तों के अंदर ये फैसला करूंगा कि अमेरिका को सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जाना है या नहीं। ईरान ने शुक्रवार को इजरायल के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों की तरफ एक और ताज़ा मिसाइल हमला किया। ये जानकारी इजरायली सेना ने दी है। सेना के मुताबिक देश भर में सायरन बजने लगे और लोगों को तुरंत अलर्ट कर दिया गया। इजरायल की वायुसेना मिसाइलों को रोकने और जरूरत पड़ने पर जवाबी हमला करने में जुटी हुई है। सेना ने आम लोगों से कहा है कि वो सुरक्षित जगह में चले जाएं और अगली सूचना तक वहीं रहें। आपातकालीन सेवाएं उन जगहों पर पहुंच रही हैं जहां मिसाइलें गिरी हैं और नुकसान की रिपोर्ट मिल रही है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर फोन पर बात की है। जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों नेताओं ने इस तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए किए जा रहे अपने अपने कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की और आगे मिलकर काम करने पर सहमति जताई। मुस्लिम देश कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बाथ ईडी से फोन पर बातचीत की है। कतर की सरकारी मीडिया के अनुसार इस बातचीत में शेख मोहम्मद ने इजरायल द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे बार बार हमलों और उल्लंघनों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इजरायल की हरकतें शांति की कोशिशों को कमजोर करते हैं और पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकते हैं। शेख मोहम्मद ने यह भी कहा कि इजरायल का ईरान में आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाना बहुत गंभीर मामला है, जिससे क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े नुकसान हो सकते हैं। तेहरान में शुक्रवार की नमाज के बाद इजरायल के खिलाफ हजारों की भीड़ ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। लोग अपने नेताओं के समर्थन में नारे लगा रहे थे और अमेरिका की धमकियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक ये पूरे देश में एकजुटता और विरोध का शुक्रवार बताया गया।
वीडियो में दिखा कि प्रदर्शनकारियों ने 13 जून को इजरायल के हमले में मारे गए कमांडरों की तस्वीरें हाथ में ले रखी थी। कई लोग ईरान, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के झंडे भी लहरा रहे थे। एक पोस्टर में लिखा था, मैं अपने नेता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। ये सीधा इशारा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनी की तरफ। इजरायल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि बीरशेबा पर बीती रात में हुए ईरानी मिसाइल हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। सोरोका मेडिकल सेंटर के प्रवक्ता ने बताया कि सभी 7 लोगों को उपचार के लिए ले जाया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि हमले की वजह से और सुरक्षित शेल्टर की तरफ भागते हुए लोगों को चोटें आई हैं। प्रवक्ता ने बताया, आपातकालीन चिकित्सा सेवा की टीम सभी का इलाज कर रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने इजरायल के हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा है, हमने हमेशा से ही शांति और सौहार्द की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में इस युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र रास्ता यही है कि बिना किसी शर्त के दुश्मन हमला रोके और यहूदी आतंकवादियों के कारनामों को हमेशा के लिए समाप्त करने की गारंटी दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दुश्मन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया अधिक कठोर होगी और उसको इस बात का पछतावा होगा। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बड़ा बयान दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया तो ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा। पेस्कोव ने ये टिप्पणी उन मीडिया रिपोर्ट्स पर की है जिनमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इजरायल का साथ देने के लिए ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस ने भी संकेत दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में बड़ा फैसला ले सकते हैं। अमेरिका ने यह साफ नहीं किया है कि वो इस जंग में सीधा कूदेगा या नहीं। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने शुक्रवार को लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है कि वो होश में से काम ले। काट्ज ने कहा, जो आतंकी इजरायल को धमकी दे रहे हैं उनके लिए अब हमारा सब्र खत्म हो चुका है। इससे एक दिन पहले ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के नेता नैम कासिम ने कहा था, अगर ईरान पर इजरायल और अमेरिका की ओर से बर्बर हमला होता है तो हिजबुल्लाह अपनी मर्जी से जवाब देगा। यानी अब हिजबुल्लाह भी इस टकराव में खुलकर उतरने की धमकी दे रहा है और इजरायल साफ कर रहा है कि अब बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। स्थिति और भी गंभीर हो सकती है अगर लेबनान से मोर्चा खुलता है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा है कि ईरान में सरकार बदलना कभी भी स्वीकार नहीं होगा और अगर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनी की हत्या की जाती है तो ये पेंडोरा बॉक्स यानी अनगिनत मुश्किलों की शुरुआत होगी। जब उनसे पूछा गया कि अगर अमेरिका की मदद से इजरायल आयतुल्लाह अली खामनी की हत्या करता है तो रूस की प्रतिक्रिया क्या होगी, हम इस पर बेहद नकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे, हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने आगे कहा, इस तरह की हरकत का जवाब ईरान के अंदर से ही आएगा। इससे ईरान में चरमपंथी सोच को बढ़ावा मिलेगा और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उन्हें इसका अंजाम सोच लेना चाहिए। पेस्कोव ने यह भी कहा कि ईरान में सरकार बदलने की बात सोचना भी अस्वीकार है, सिर्फ इस पर बात करना भी गलत है और दुनिया को इसे नकार देना चाहिए। ये बयान अब तक रूस की ओर से ईरान इजरायल विवाद पर सबसे कड़ा और स्पष्ट स्टैंड माना जा रहा है। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक बीती रात राहत सामग्री वितरण केंद्रों के पास इजरायली सेना की गोलीबारी में कम से कम 23 लोगों की मौत हुई है। गजा के अधिकारियों का कहना है कि लगभग हर दिन राहत सामग्री का इंतजार कर रहे फिलिस्तीनी लोग इजरायली हमले में मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना ने हालिया मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इससे पहले इजरायली सेना कह चुकी है कि वो केवल चेतावनी के लिए गोली चलाती है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने के आखिर से लेकर अब तक राहत सामग्री के लिए जुटे 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में इजरायल और ईरान के संघर्ष की चर्चा है। दूसरी तरफ चीन इजरायल और ईरान के अलावा दूसरा गेम भी मजबूत करने में लगा हुआ है। वो भारत के पड़ोसियों को भारत से दूर कर भारत को चौतरफा घेरने में लगा हुआ है। दरअसल 19 जून को चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय उप विदेश मंत्रियों, विदेश सचिवों की बैठक हुई। ये बैठक चीन के यूनान प्रांत की राजधानी खुनमिंग में हुई। चीनी उप विदेश मंत्री सुन वेईतोंग, बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश सचिव रूहुल आलम सिद्दीकी, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के एशिया प्रशांत मामलों के सहायक सचिव सिद्दीकी बैठक में शामिल हुए और पाकिस्तान की विदेश सचिव अमना बलूच ने वीडियो के माध्यम से बैठक के पहले चरण में भाग लिया। सुन वेईतोंग ने कहा कि चीनी सरकार पड़ोसी देशों के लिए साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही चीन के अच्छे पड़ोसी, अच्छे मित्र और अच्छे साझेदार हैं और बेल्ट एंड रोड के उच्च गुणवत्ता वाले संयुक्त निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साझेदार हैं। बता दें, चीन भारत को चौतरफा घेरने में लगा हुआ है। इससे पहले उसने अफगानिस्तान को भी अपने पास खींचा है, जिसके बाद निष्कर्ष यही निकला है कि ग्लोबल समीकरण
तेजी से बदल रहे हैं। पीएम मोदी शुक्रवार को बिहार दौरे पर सीवान पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित बिहार कैबिनेट के तमाम मंत्री और नेता इस मौके पर मौजूद रहे। सीवान में पीएम मोदी ने पाटलिपुत्र से गोरखपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा बिहार के 22 शहरों के लिए सीवरेज और पानी की योजनाओं की शुरुआत की। पिछले 3 हफ्तों में मोदी दूसरी बार बिहार पहुंचे हैं। चुनाव नियमों में संशोधन कर पहले चुनाव से जुड़े सीसीटीवी फुटेज जैसे डाटा तक लोगों की पहुंच को रोक दिया गया था और अब चुनाव आयोग ने एक चौंकाने वाले फैसले में मतदान के वीडियो और तस्वीरों को सुरक्षित रखने के समय को घटाकर सिर्फ 45 दिन कर दिया है। यानी 45 दिनों बाद उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा। यानी इसके बाद कोई सबूत नहीं रहेगा और शिकायत होने पर भी इसकी जांच नहीं की जा सकती है। पहले चुनाव के अलग अलग चरणों को 3 महीने से 1 साल तक इसे रखा जाता था। दुरुपयोग का हवाला देकर यह कदम उठाया गया है, लेकिन अब इस फैसले की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह निर्णय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करेगा या प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम है? चुनाव आयोग ने बदलाव के इस निर्णय की घोषणा कदम बस है। एक्सियम 4 मिशन के लॉन्च को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपडेट दिया है। एजेंसी ने कहा है यह मिशन 22 जून को लॉन्च नहीं किया जाएगा। इससे पहले कई बार स्थगित हो चुके इस मिशन को लॉन्च की संभावित तारीख 22 जून बताई गई थी। अब जानकारी दी गई है कि नासा, एक्सियम स्पेस और स्पेस एक्स इस मिशन की लॉन्चिंग को लेकर संभावित तारीख की समीक्षा कर रहे हैं। नासा ने 22 जून को होने वाली लॉन्च को टालने का फैसला लिया है और आने वाले दिनों में नई तारीख तय की जाएगी। एक्सियम 4 मिशन एक कमर्शियल मिशन है जिसे एक्सियम स्पेस नाम की अमेरिकी कंपनी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूदा नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाना है। इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.